हेलो, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जियो एनर्जी एजुकेशन में। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। पिछले क्लास में हमने अध्ययन किया था राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में एक पार्ट था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में अध्ययन अपन कर चुके हैं। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, उसमें अलग अलग अपन ने धोरे देखे थे, जिसको अपन ने टिब्बे, धोरे, धरियन के नाम से पुकारते हैं, यानी बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के बारे में अध्ययन किया था और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के बारे में अध्ययन किया था। जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश हमारा 58.5% भाग पर फैला हुआ है। यह चर्चा अपन ने कर चुके। अलग अलग उसके कौन कौन से बालू का स्तूप है, यानी बालू का स्तूपों के प्रकार अपन ने अध्ययन कर लिए हैं, जिसमें अनुदैर्ध्य प्रकार का अपन ने देखा था, अनुप्रस्थ देखा था अपन ने, है ना, पैराबोलिक देखा था, तारा बालू का स्तूप देखा था। इस तरीके से ये सारी चीजें अपन ने अध्ययन कर ली है। उसके बाद में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो 41.5% भाग के ऊपर फैला हुआ है, और इसमें यानी जहां पे धोरे धरियन नहीं पाए जाते हैं, वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में आता है। आज अपन बात करेंगे अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश की, यानी पश्चिम का जो मरुस्थल है उसके अलग अलग पार्ट अपन ने देखे थे। एक शुष्क रेतीला मैदान है और एक अर्ध शुष्क बांगर मैदान है। तो आज दूसरा जो पार्ट है अर्ध शुष्क बांगर मैदान, उसके बारे में अपन ने अध्ययन यहां पर करेंगे। तो देखिए, हमारा जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, जो हमारी एक समवर्षा रेखा है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये इस अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में बताता है अपने को। क्या बताता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, राजस्थान है, ठीक है। इस राजस्थान में ये जो रेखा है, इसको अपन ने कहा है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कौन सी रेखा? समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद में अरावली पर्वत श्रेणी है, उसके सारे सारे एक रेखा निकलती है, या उस रेखा को अपन ने बांटा है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये इस अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है। यानी हमारा जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वो ये है, ये वाला। 4 प्रकार है इसके। 4 प्रकार में पहला प्रकार है घग्गर का प्रदेश, दूसरा हमारा शेखावाटी प्रदेश, तीसरा नागौर की उच्च भूमि, और चौथा गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन। ये 4 प्रकार है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। बात करते हैं 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये राजस्थान को 2 भागों में बांटता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, या क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऐसी कौन सी रेखा है समवर्षा रेखा जो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है? कौन सी है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कह दो, या कह दो 500 mm वर्षा रेखा, या इसे कह दो क्या 20 इंच वर्षा रेखा। ये लो सा, तीनों नाम इसमें पूछा जा सकता है। तो हमारा जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसके 4 भाग है। पहला भाग है घग्गर का प्रदेश, दूसरा भाग है हमारा शेखावाटी, और तीसरा भाग है हमारा नागौर की उच्च भूमि, और चौथा भाग है हमारा गोडवाड़ प्रदेश। ये 4 प्रकार अपन पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा करती है? तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है। और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की
पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पूर्वी सीमा का क्या करती है? निर्धारण करती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अलग अलग पार्ट की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन घगर प्रदेश की। अगर मैं कहूं ये जो घगर प्रदेश है ये कितने जिलों में फैला हुआ है? तो साहब 2 जिलों में। कौन कौन से हैं? एक तो गंगानगर है और दूसरा कौन सा है? हनुमानगढ़ है। ये 2 जिले हैं। इन 2 जिलों में यह घगर प्रदेश फैला हुआ है। यानी घगर प्रदेश का मतलब यह है कि घगर नदी है और ये घगर नदी एक आंतरिक प्रवाह की नदी है। कौन सी प्रवाह की है? आंतरिक प्रवाह की नदी है। यानी ये जो इसका पुराना नाम भी अपन नदियों में अपवा क्षेत्र में पढ़ेंगे, जैसे द्वस्वती नदी है या सरस्वती नदी के रूप से भी इसको जानते हैं, है ना। तो आंतरिक प्रवाह की नदी है। वैदिक काल में इस नदी का उल्लेख किया गया है और वैदिक काल में इस नदी इसको सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। और ये जो क्षेत्र है घगर नदी वाला, जो हनुमानगढ़ और गंगानगर में ये क्षेत्र फैला हुआ है, इस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। घगर प्रदेश के इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है, या इसे क्या कहते हैं? पाट भी कहते हैं। ठीक है, नाली या पाट इसे कहा जाता है। तीसरी बात, सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे क्या कहते हैं? सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे बग्गी भी कहते हैं, बग्गी। ठीक है। चौथी विशेषता अगर अपन देखें इसमें, तो इस घगर प्रदेश में सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कौन सी विशेषता? सेम की समस्या। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेम की समस्या वाला प्रदेश कौन सा है? घगर प्रदेश है हमारा। सेम की समस्या का मतलब ये होता है कि जल उत्प्लावन की घटनाएं। यानी ये जो क्षेत्र हैं, ये दोनों क्षेत्र कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़। ये दोनों क्षेत्र एक तरीके से बहुत ही ज्यादा, जैसे राजस्थान का अन्नगार कहते हैं गंगानगर को। यहाँ पे बहुत प्रकार के, हर प्रकार के यहाँ पे हमारे जो अन्न है वो उगाए जाते हैं। चावल है, गेहूं है, ये सारी चीजें, कपास वगैरह सारी चीजें उगाते हैं। तो और ये नहरी प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? नहरी प्रदेश है। और नहरी प्रदेश होने के कारण, जैसे आपने देखा होगा, घरों में भी देखा होगा, कोई नल आपके जो घर के आंगन में जहाँ पे मिट्टी है वहां पे लगाया हुआ कोई नल है, उससे बार बार पानी निकलता रहता है। तो आसपास जो पानी, जहां जिस ढलान में वो ढलता है पानी, तो उस ढलान के आसपास आपने गिल्ली मिट्टी देखी होगी जहां जहां ये पानी जाता है। और उसके ऊपर ऐसे व्हाइट व्हाइट शैवाल से आ जाते हैं। व्हाइट शैवाल, एक तो नीले, ये जो ग्रीन शैवाल वो आते हैं, एक व्हाइट कलर का थोड़ा सा हमारा लवणीय मिट्टी भी ऊपर आ जाती है। तो यही क्या है? सेम की समस्या है। और ये सेम की समस्या कहां पर है? ज्यादातर गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। अगर गांव का पूछे तो गांव है एक हनुमानगढ़ में, उस गांव का नाम है बड़ोपल। बड़ोपल गांव हनुमानगढ़ में सेम की समस्या क्या है? ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जाता है कि बड़ोपल जो गांव है उसमें किसकी समस्या या सेम की समस्या कौन से गांव में पाई जाती है। इस तरीके से इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा हमारा प्रदेश? घगर प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद में जो शेखावाटी प्रदेश है, देखो शेखावाटी प्रदेश की अगर अपन बात करें तो स्थिति की बात कर लेते हैं पहले। स्थिति में देखो शेखावाटी प्रदेश कहाँ कहाँ बसा हुआ है या कहाँ कहाँ इसको बोलते हैं। देखो सबसे पहले चूरू है आपका, सीकर है ना, झुंझुनू है और एक डीडवाना, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन का जो उत्तरी भाग है वो भी किस में आता है? शेखावाटी प्रदेश में आता है। ठीक है, शेखावाटी प्रदेश। और इस प्रदेश को तोरावाटी प्रदेश भी कहते हैं। तोरावाटी प्रदेश, ये इसकी विशेषता है भाई, है ना। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें, शेखावाटी प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से 450 मीटर ये ऊंचाई पर फैला हुआ है। ठीक है, ऊंचाई पर स्थित है ना। इसमें एक नदी है जो भी आंतरिक प्रवाह की नदी के रूप में भी अपन बात कर सकते हैं। एक नदी है कांतली नदी। कांतली नदी, ये कांतली नदी के कारण ये प्रदेश
काफी मतलब फैला हुआ है। और कांतली नदी यहाँ पर एक प्रसिद्ध नदी है, जो हमारे एक तरीके से पश्चिमी का जो मरुस्थल है, पूरा ये जो पश्चिमी मरुस्थल है, इस पश्चिमी मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये जो कांतली नदी है, जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी, है ना। ये आंतरिक प्रवाह की नदी मान सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये इसी प्रदेश में बह करके और वहीं पर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इस तरीके से ये नदियों के बारे में हो गया, ठीक है। और एक इससे क्षेत्र में बीड़ नाम की एक जगह, बीड़, बीड़ किसे कहते हैं भाई? शेखावाटी का बीड़, जैसे अपन बोल सकते हैं इसको कि सीकर है। सीकर में जो घास का मैदान है, या जो बबूल के पेड़ यहाँ पर बहुत मिलते हैं, बबूल, सीकर में बबूल के पेड़ मान लीजिए, घास का मैदान मान लीजिए, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? बीड़ कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कौन सा प्रदेश हो गया हमारा? शेखावाटी प्रदेश हो गया। 3 नंबर अपन बात करते हैं किसकी? नागौर की। और ये जो नागौर है, ये नागौर उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। और इसकी अगर स्थिति की मैं बात करूं, ठीक है, नागौर उच्च भूमि में स्थिति की बात करूं, तो ये एक तरीके से देखो, इधर थोड़ा बहुत भाग ये ले लेता है हमारे पश्चिमी जोधपुर का, ये सारी चीजें इसमें, है ना। अलग अलग जो सीमावर्ती जो हमारे जिले हैं, उनका ये क्षेत्र ले लेता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसकी ऊंचाई 300 से लेकर 500 मीटर तक है। किसकी ऊंचाई? नागौर उच्च भूमि की, ठीक है। इस तरीके से तीसरी बात इसमें क्या है कि नागौर जो श्रेणी है, वो एक तरीके से देखा जाए तो 3 श्रेणियों में विभाजित है। एक श्रेणी हो गई आपकी मकराना श्रेणी। मकराना श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर के लिए कौन सी श्रेणी प्रसिद्ध है? मकराना श्रेणी। एक है मांगलोद श्रेणी। मांगलोद, मांगलोद श्रेणी में क्या है भाई? जिप्सम ज्यादा निकलता है। जिप्सम के लिए ये प्रसिद्ध है मांगलोद श्रेणी, ठीक है। एक है जायल श्रेणी, जिसमें होच बेल्ट, जिसको अपन कुब्बड़ पट्टी के रूप में भी जान सकते हैं, यानी यहाँ का ये पानी क्या माना गया? खारा माना गया। किसका? नागौर उच्च भूमि का, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें। दूसरी बात, हमारी जो नागौर उच्च भूमि है, उसमें आपको क्या मिलेगी भाई? झीलें मिलेगी। झीलें कहाँ कहाँ मिलती है? जैसे देखो, सांबर झील। अब सांबर झील का जो निर्देशन है या डायरेक्शन है, या मान लीजिए जो सांबर झील का रख रखाव, वो तो जयपुर के तहत है, लेकिन इसका पार्ट है वो किस में है? नागौर में भी है, ठीक है। सांबर मिल गई आपको, डीडवाना है, ठीक है, डेगाना है, ये झीलें खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है। कुचामन है, ये खारे पानी की झीलें हैं, कुचामन, डेगाना, नावा, ये भी खारे पानी की झील है। तो ये किस प्रदेश की विशेषता हो गई? नागौर उच्च भूमि की विशेषता ये हो गई, ठीक है। और लास्ट में हमारा कौन सा आ जाता है? गोडवाड़ प्रदेश। और ये जो गोडवाड़ प्रदेश है, इसकी अगर मैं बात करूं, तो ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र का ढाल किस तरफ है? इस क्षेत्र का ढाल है वो इधर है, इधर इस तरफ, क्योंकि लूनी नदी है वो हमारे नागपाड़ से निकलती है, ठीक है। और ये गोडवाड़ प्रदेश से बहती हुई आगे की तरफ जाती है, ठीक है। तो ढाल किस तरफ बताया गया है? ढाल है वो दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ बताया गया है, यानी उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की तरफ इसका क्या है? गोडवाड़ प्रदेश का ढाल है। गोडवाड़ प्रदेश की जो सीमांकन है, वो सीमांकन उत्तर में थली नाम की जो क्षेत्र है वो करता है, ठीक है ना। इस तरीके से इसके अलग अलग, इधर यहाँ पर आपको 56 की पहाड़ियां मिलेगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें किस में है? गोडवाड़ प्रदेश में है। लूनी बेसिन का ये हिस्सा है, लूनी नदी का भाव क्षेत्र है, ठीक है। और गोडवाड़ प्रदेश की जो ऊंचाई है वो कितनी है भाई? समुद्र तल से 50 मीटर की ऊंचाई पर है। ये समुद्र तल से कितनी मीटर की ऊंचाई पर है? 50 मीटर की ऊंचाई पर है। गोडवाड़ प्रदेश है, इसमें आपको अलग अलग, जैसे जालोर है, तो जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, जिसमें आपको इसराना भाकर है, रोजा भाकर है, डेरा पर्वत है, सुंधा पर्वत है, वो सारी चीजें मिल जाती है। गोडवाड़ प्रदेश में जालोर है, जालोर को एक ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है? 4 भाग है। किसके भाग है ये?
अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के ये भाग है। अब इन सब चीजों को क्या कर लेते हैं अपन, लिख लेते हैं। तो इन चीजों को अपन लिख लेते हैं। आगे अपन कर लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। तो आप हेडिंग लगाइए अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या अर्ध शुष्क भांगर प्रदेश। स्टार लगा के हेडिंग लगाइए अर्ध शुष्क मरुस्थलीय, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, बात अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले इसकी क्या लिखेंगे, स्थिति लिखेंगे। तो ये अपन ने देखा है कि ये जो मरुस्थल है या अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है या अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश है, ये अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश हमारा जो पश्चिम का जो शुष्क मरुस्थल है और अरावली पर्वत श्रेणी है, उसके बीच में ये मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। तो ये बात लिख लेते हैं। यह प्रदेश पश्चिम में पश्चिमी शुष्क मरुस्थल तथा पूर्व में अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी के बीच फैला हुआ है, यानी ये जो प्रदेश है वो पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वत श्रेणी के बीच में ये फैला हुआ है। ठीक है, इसका निर्धारण की अगर अपन बात करें, निर्धारण देखिए, इसका निर्धारण पश्चिम में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तथा पूर्व में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है। इसका निर्धारण है वो पश्चिम में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और पूर्व में है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है। आगे अपन लिखेंगे इस मरुस्थलीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। इस मरुस्थलीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं, तो लिख लीजिए। सबसे पहले घग्गर प्रदेश या घग्गर का मैदान, 2 नंबर शेखावाटी प्रदेश, या शेखावाटी के आंतरिक प्रवाह का मैदान। 3 नंबर आ गया नागौर उच्च भूमि, और 4 नंबर आ गया हमारा गोडवाड़ प्रदेश कह दो या क्या कह दो, लूणी बेसिन कह दो। ये 4 प्रकार है और इन 4 प्रकारों के आधार पर ही
अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का निर्धारण किया गया है। ठीक है, मैप में इसको दर्शा लेते हैं अपन। मैप बना लीजिए राजस्थान का, क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। बिना मैप के ज्योग्राफी नहीं पढ़ी जाती है। सबसे पहले मैप अपन उसका बनाएंगे किसका, इसका निर्धारण है वो कौन सी सीमांकन कर रही है, आपका 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और पूर्व में है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो मैप राजस्थान का बना लीजिए। इसमें इस तरीके से ये आप सांकेतिक मैप मान लीजिए। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाली जो लाइन है या ये वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का है, और इसको 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो अलग करती है। और हमारा जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा किया जाता है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को 500 mm वर्षा रेखा या 20 इंच वर्षा रेखा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो 50 सेंटीमीटर है, इसको 250 mm समवर्षा रेखा और 20 इंच की जगह क्या हो जाएगा 10 इंच समवर्षा रेखा के द्वारा। अब इसके अलग अलग पार्ट्स देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये वाला इसमें अपन लिख देंगे क्या, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। ठीक है, तो ये इतना कर लीजिए, इसे में आगे पार्ट लिख लेंगे। ऐसा ही एक और चित्र बना लेंगे। ठीक है, ऐसा एक और मैप बना लेंगे अपन। अब उस मैप में अपन लिख लेंगे, उस मैप में अपन उन चीजों को भी दिखा देंगे कौन कौन सी चीजें हैं वो 4 पार्ट कौन कौन से हो गए। एक नंबर कौन सा हो गया, घग्गर प्रदेश, घग्गर प्रदेश। 2 नंबर हो गया कौन सा, शेखावाटी का प्रदेश। 3 नंबर हो गया आपका नागौर उच्च भूमि, पूरे नाम आप लिख लेना, नागौर उच्च भूमि शेखावाटी प्रदेश। और 4 नंबर कौन सा हो गया, लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश, या इसको अपन क्या कहेंगे, लूणी बेसिन। ठीक है, इस तरीके से ये अलग अलग इसके पार्ट हो गए। 1 नंबर, 2, 3 और ये कौन सा हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, और ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हो गई। तो ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की स्थिति हो गई। और स्थिति के बाद में क्वेश्चन यही पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कितने समवर्षा रेखा करती है, 25 सेंटीमीटर। पूर्वी सीमा का निर्धारण कितने करती है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, या क्या पूछते हैं कि जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, या क्या पूछते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ध्यान से सुने, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण है वो कौन सी समवर्षा रेखा करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण 50 सेंटीमीटर। किसकी बात हो रही है, पूरी की बात हो रही है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। ठीक है, लेकिन पूछ ले शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा कौन सी हो गई, ये लो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। क्यों, क्योंकि इस तरफ क्या है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। जो अपन ने दोहरे पढ़े हैं उनके बारे में यहां पर अपन ने देखा है। ठीक है, अब एक एक को उठा लेते हैं, एक एक को पढ़ लेते हैं अपन, और हेडिंग लगा लीजिए घग्गर प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे पहला जो प्रदेश है वो कौन सा है, घग्गर प्रदेश।
देखो, याद करने का आसान सी चीजें यही है, याद करने की आसान चीजें यही है कि सबसे पहले तो इसकी स्थिति पढ़ेंगे, अपन सब में यही करेंगे, ठीक है। स्थिति पढ़ेंगे, उसके बाद में इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। तो स्थिति क्या है इसकी, यह श्री गंगानगर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में फैला हुआ है, और हनुमानगढ़ जिलों में फैला हुआ है, फैला हुआ है। ये क्या हो गई, इसकी स्थिति हो गई कि भाई ये कहां पर है, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में है। दूसरी बात कर लेते हैं विशेषताओं की। तो विशेषताएं क्या क्या है इसकी, विशेषताएं यह है कि यहां पर एक नदी का प्रवाह होता है जो घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, और वो घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उस प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, नाली कहते हैं। तो लिख लेंगे अपन, इस प्रदेश में घग्गर नदी, इस प्रदेश में घग्गर नदी के प्रवाह को नाली या पाट कहा जाता है, नाली या पाट कहा जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में सामान्यतः इसे बग्गी भी कहते हैं, बग्गी भी कहते हैं। तो ये एक पहली विशेषता हो गई इसकी, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है इस क्षेत्र की, दूसरी विशेषता है जल उत्प्लावन की समस्या, यानी सेम की समस्या ज्यादा रहती है। तो लिख लेंगे अपन, इस क्षेत्र में सेम की समस्या या क्या है, जल उत्प्लावन की समस्या बनी रहती है, जल उत्प्लावन की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण जिप्सम की खाद का छिड़काव किया जाता है। यह भी अपन लिख लेंगे इसमें, जिसके कारण जिप्सम की खाद का प्रयोग किया जाता है, जिप्सम की खाद का प्रयोग किया जाता है। तो घग्गर प्रदेश है, दो विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता क्या है, यहां पर एक इंडो जल निकास परियोजना चलाई गई है, और वो नीदरलैंड के सहयोग से 2006 में चलाई गई थी। तो कौन सी परियोजना है ये, इंडो जल निकास परियोजना, इंडो जल निकास परियोजना। तीन विशेषता क्या है, इंडो जल निकासी परियोजना, इंडो जल निकासी परियोजना 2006, और ये परियोजना सेम की समस्या से निजात पाने के लिए चलाई गई है। तो इसमें लिख लेंगे, सेम की समस्या को खत्म करने के लिए नीदरलैंड के सहयोग से चलाई गई है, नीदरलैंड के सहयोग से चलाई गई है, यानी ये जो है वो नीदरलैंड के सहयोग से चलाई गई है।
तो ये कौन सा प्रदेश हो गया आपका? घग्गर प्रदेश हो गया। और ये जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में ये फैला हुआ है, और इस प्रदेश में घग्गर नदी का जो प्रवाह है उसको क्या कहते हैं? नाली या पाट कहा जाता है। ठीक है। और सेम की समस्या होती है, जल उत्प्लावन की समस्या होती है। ठीक है। और इसमें सेम की समस्या में अपन एक चीज और लिख सकते हैं कि सेम की समस्या का सर्वाधिक जो समस्यावर्ती गांव है वो कौन सा है? बड़ोपल। बड़ोपल कहाँ है? हनुमानगढ़ में है भाई। तो ये बात भी अपन लिख सकते हैं नंबर 4 में। सेम की समस्या, सेम की समस्या बड़ोपल हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में ज्यादा है, ज्यादा है। यानी सेम की समस्या कहां पर है? बड़ोपल। यह भी पूछा जाता है कि सेम की समस्या से जूझने वाला गांव कौन सा है? बड़ोपल है। तो यह हो गया आपका कौन सा प्रदेश? घग्गर का प्रदेश। ठीक है। इंडोजल निकासी परियोजना है। तो देखो इस तरीके से याद करोगे ना आप, ये स्थिति हो गई, ये विशेषताएं हो गई, तो ये अच्छा रहेगा कि भाई इनमें ने 4 विशेषता ऐसा। एक तो घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको नाली कहते हैं या पाट कहते हैं या बग्गी कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, सेम की समस्या ज्यादा है। सेम की समस्या को मतलब जल उत्प्लावन की समस्या, कहीं करो जाओ जिप्सम की खाद डाल दें, बढ़िया है। उसके बाद में जल निकासी परियोजना 2006 में नीदरलैंड के सहयोग से जल निकासी परियोजना चलाई जा रही है, वो भी सेम की समस्या के लिए। और सेम की समस्या है कहाँ पे? बड़ोपल हनुमानगढ़ में ये सेम की समस्या ज्यादा है। सेम का मतलब जो चीजें हैं वो यहाँ मिट्टी है जबकि एकदम गिल्ली गिल्ली रहे और ऊपर यहाँ शिवाल साइड आ रहे हैं, कभी कमाए ना कहीं है कि आपने ज्यादा कोई पैदावार को नहीं है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा समस्यावर्ती चीजें होंगी। तो ये क्या है? आपका घग्गर प्रदेश है। 2 नंबर हमारा प्रदेश कौन सा हो गया? 2 नंबर है शेखावाटी प्रदेश। तो 2 नंबर अपन लिखते हैं शेखावाटी प्रदेश। शेखा, राव शेखा, ये लो सा। 2 नंबर आप हेडिंग लगाइए शेखावाटी प्रदेश। ठीक है। और ये जो शेखावाटी प्रदेश है इसकी अलग अलग बातें अपन ने देखी है। सबसे पहले बात अपन किसकी करेंगे? स्थिति की करेंगे। याद रखने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। स्थिति देखो सा कहाँ कहाँ है, तो लिख लेंगे यह सीकर, चूरू, झुंझुनू तथा उत्तरी डीडवाना कुचामन, डीडवाना, उत्तरी डीडवाना कुचामन आदि जिलों में फैला हुआ है। डीडवाना कुचामन आदि जिलों में फैला हुआ है। ये इसकी स्थिति हो गई। ठीक है। 2 नंबर इसकी बात कर लेते हैं ऊंचाई की, ये भी स्थिति में ही मान लीजिए। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से लिख लेते हैं इसकी ऊंचाई 450 मीटर है। कहां से है? समुद्र तल से है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर है। अब इसकी विशेषताएं लिख लेते हैं, बहुत ही आसान है। पहली बात क्या है विशेषता? पहली विशेषता यह है कि ये जो शेखावाटी प्रदेश है, इस शेखावाटी प्रदेश में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है कांतली नदी। तो ये अपन लिख लेंगे इस प्रदेश की मुख्य नदी कांतली नदी है। कांतली
नदी है तथा इस क्षेत्र को या इस प्रदेश को तोरावाटी तोरो एडो ही रहे शेखावटियाणा का है ना, नाम तो जोर का है, तोरावाटी प्रदेश भी कहते हैं, तोरावाटी प्रदेश भी कहते हैं इसको। ठीक है, कांतली नदी यहाँ की प्रसिद्ध नदी है। दो नंबर बात अपन कर लेते हैं यहाँ पर। एक तो यहाँ पर भीड़ ज्यादा है भाई, है ना, तो भीड़ के बारे में, भीड़ किसे कहते हैं? शेखावाटी प्रदेश में घास के मैदान या बबूल पेड़ के मैदान बीड़ कहलाते हैं। बबूल पेड़ के चारागाह है या घास के मैदान है, घास के मैदान के चारागाह है, वो क्या कहलाते हैं भाई? बीड़ कहलाते हैं, है ना, शेखाटी को बीड़। तो ये हमारा कौन सा हो गया? इसकी स्थिति हो गई। ये सीकर, चूरू, झुंझुनू तथा डीडवाना, कुचामन आदि जिलों में ये फैला हुआ है। और जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 450 मीटर है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। मुख्य नदी कांतली नदी है और इस प्रदेश में अगर अपन देखें तो यहाँ की जो प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो कुछ ही दूरी पर जाकर के क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो ये शेखावाटी प्रदेश के बारे में है। 3 नंबर बात कर लेते हैं नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि की बात कर लेते हैं अपन। नागौर उच्च भूमि 3 नंबर लगाइए, नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि सबसे पहले देखो इसकी स्थिति की अगर अपन बात करें तो नागौर उच्च भूमि में अगर अपन देखें तो ये जो नागौर का जो क्षेत्र है वो इसमें आ जाता है। ठीक है, और एक अपन बात करें तो ये जो नागौर की जो उच्च भूमि है इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो वो कितनी है? 300 से 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है ना, तो इसमें अपन लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्थिति लिखेंगे। स्थिति में लिख लेते हैं यह क्षेत्र समुद्र तल से 300 से 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? नागौर उच्च भूमि की समुद्र तल से ऊंचाई है, ऑप्शन दे देंगे 400 मीटर, 250 मीटर, 300 से 500 मीटर, 250 से 500 मीटर, इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा? 300 से 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई पर ये स्थित है। आगे विशेषताओं में अपन लिख सकते हैं इसमें विशेषताएं क्या क्या है इसकी? पहली विशेषता यह है कि यह प्रदेश है वो कितने श्रेणियों में विभाजित है? 3 श्रेणियों में। तो लिख लीजिए यह प्रदेश 3 श्रेणियों में स्थित है या 3 श्रेणियों में विभक्त है। 3 श्रेणियों में विभक्त है। कौन कौन सी श्रेणी है? सबसे पहली श्रेणी कौन सी हो गई? मकराना श्रेणी।
और मकराना श्रेणी की क्या विशेषता है? संगमरमर की, संगमरमर, सफेद संगमरमर, संगमरमर। ठीक है, 2 नंबर बात कर लेते हैं मांगलोद श्रेणी, मांगलोद श्रेणी। और ये क्या है? जिप्सम जमाव पेटी है भाई, जिप्सम जमाव पेटी। ये मांगलोद श्रेणी है, जिप्सम ज्यादा निकलती है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो सीमेंट के कारखाने हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, है ना। रॉक फास्फेट है, जिप्सम है, यहाँ पे हमारे नागौर में खूब निकलती है। 3 नंबर है जायल श्रेणी। और जायल श्रेणी को हॉच बेल्ट के नाम से जाना जाता है, कुबड़ पट्टी के रूप में अपन इसको जान सकते हैं, हॉच बेल्ट, या अपन इसको क्या कहते हैं? कुबड़ पट्टी, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो क्या है? खारा है। खारा पानी है वो यहाँ के जो ज्यादातर रहवासी, आजकल तो ऐसा नहीं है क्योंकि नागौर में इंदिरा गांधी नहर एक क्रांति लेकर के आई हुई है, और इंदिरा गांधी नहर के कारण ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा हरा भरा हो चुका है। जो चीजें आपके जो जहाँ पानी है, जहाँ पे वो जो फसलें नहीं होती थी या जो पेड़ पौधे नहीं होते थे, वो आज इस नागौर की भूमि पर सारी चीजें हो रही है। ठीक है, यहाँ पर पहले अलग अलग प्रकार के फल फ्रूट्स वाले पौधे नहीं लगते थे, आजकल हर घर में आपको हर फल फ्रूट्स वाले पौधे आपको मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि इंदिरा गांधी नहर का पानी है वो घर घर पहुंचाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार चीज है। तो ये जो हॉच बेल्ट है इसकी समस्या ये लगभग कंप्लीट है और ये पूरी हो जाएगी है, तो ये इसको हट जाएगी ये सारी चीजें। ठीक है, 2 नंबर इसकी क्या विशेषता है? खारे पानी की झीलें। ठीक है, तो अपन लिख देंगे इस प्रदेश में खारे पानी की झीलें, इस प्रदेश में खारे पानी की झीलें स्थित है। कौन सी है खारे पानी की झीलें? तो अपन लिख देंगे, एक तो सांबर झील नागौर में भी फैली हुई है, डीडवाना, ठीक है, डीडवाना कुचामन एक अलग जिला बन गया, तो डीडवाना कुचामन ये भी है। ठीक है, डेगाना, डेगाना और नावा, ठीक है, नावा। तो ये यहाँ पर खारे पानी की झीलें आपको मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात, ये जो क्षेत्र प्रदेश है, ये प्रदेश एक तरीके से एक मसाले के लिए प्रसिद्ध है, और उस मसाले को हाल ही में जीआई टैग मिल चुका है, और उस मसाले का नाम है नागौर पान मेथी। ठीक है, तो वो भी अपन लिख लेंगे। यह क्षेत्र नागौर पान मेथी, नागौर पान मेथी मसाले के लिए प्रसिद्ध है, नागौर पान मेथी मसाले के लिए प्रसिद्ध है, और इसे मसालों की श्रेणी में शामिल किया गया है। पान मेथी को किस में शामिल कर लिया? मसालों की श्रेणी में। तो मसालों की श्रेणी में शामिल किया गया है। कितनावां मसाला है ये? 53वां। ठीक है, और जो मसाला बोर्ड है वो हमारा जो विपणन बोर्ड है उसमें ये आता है, जो खाद्य से संबंधित बोर्ड है उसमें ये शामिल होता है। तो ये एक तरीके से क्या है? नागौर उच्च भूमि है, और नागौर उच्च भूमि है वो समुद्र तल से 300 से 500 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। ठीक है, उसके बाद में नागौर जो उच्च श्रेणी है, 3 श्रेणियां हैं, जायल श्रेणी, कुबर हॉचबेल्ट के नाम से इसमें जानते हैं, मकराना श्रेणी, मांगलो श्रेणी, और खारे पानी की झीलें यहाँ पर खूब सारी है। ठीक है, और पान मेथी के लिए ये जो क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है, और जो पान मेथी का जो बोर्ड है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का ये जो बोर्ड है वो पान मेथी का बोर्ड बताया गया है। ठीक है ना, तो ये 53वां इसको मसालों की श्रेणी में शामिल किया गया है, नागौर उच्च भूमि है। ठीक है, और ये हो गई आपकी 3। ठीक है, चौथा अपन बात कर लेते हैं
गौडवाड़ प्रदेश की। 4 नंबर हमारा कौन सा है? गौडवाड़ प्रदेश। 4 नंबर कौन सा हो गया? गौडवाड़ प्रदेश। या क्या हो गया? लूणी बेसिन। गौडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन। ठीक है। सबसे पहले स्थिति, और स्थिति में अपन लिख लेंगे यह प्रदेश पाली, जालोर, दक्षिण पूर्वी जोधपुर, ठीक है, दक्षिणी बाड़मेर और दक्षिण पूर्वी बालोतरा तथा सिरोही का कुछ भाग शामिल है, तथा सिरोही का कुछ भाग इसमें शामिल है। तो यह प्रदेश है वो पाली, जालोर, दक्षिण पूर्वी जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, सिरोही का कुछ भाग इसमें शामिल है या फैला हुआ है। ठीक है। आगे अपन बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं की। 5-6 विशेषताएं हैं इसकी। विशेषताएं क्या है कि एक तो ये जो क्षेत्र है समुद्र तल से लगभग 50 मीटर की ऊंचाई पर है। क्यों है? क्योंकि लूणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो बहाव क्षेत्र, यहाँ पर लूणी नदी अनेक धाराओं में बढ़ जाती है, इस कारण यहाँ का क्षेत्र है वो एक तरीके से 50 मीटर की ऊंचाई पर है। तो अपन लिख सकते हैं इसमें यह क्षेत्र लूणी नदी का बहाव क्षेत्र है तथा यहाँ लूणी नदी अनेक धाराओं में फैल जाती है, अतः इस क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से 50 मीटर है। समुद्र तल से 50 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? समुद्र तल से 50 मीटर है। ये कौन सी विशेषता हो गई? पहली विशेषता। दूसरी विशेषता लिखेंगे इस प्रदेश का उत्तरी सीमांकन थली द्वारा तथा पूर्वी सीमांकन काला भूरा डूंगर पाली द्वारा किया जाता है या किया गया है। यानी इसका सीमांकन, इस प्रदेश का उत्तरी सीमांकन थली द्वारा और दूसरा सीमांकन काला भूरा डूंगर पाली द्वारा किया गया है। इसका जो पूर्वी सीमांकन है वो थली किसे कहते हैं? थली का मतलब एक तो पानी की जो कमी होती है और एक रेतीला जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? थली कहलाता है। तीसरी विशेषता अपन क्या लिखेंगे? कम ऊंचाई होने के कारण
इस क्षेत्र को नेहड़, इस क्षेत्र को नेहड़, नेड़ा या रेल कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है। और चौथी विशेषता है हमारी 56 की पहाड़ियां। चौथी विशेषता क्या है? 56 की पहाड़ियां। आगे अपन लिखेंगे चौथी विशेषता को, 56 की पहाड़ियां। चौथी विशेषता अपन लिखेंगे 56 की पहाड़ियां। और ये जो 56 की पहाड़ियां हैं ये सिवाना क्षेत्र में है। सिवाना प्रदेश या सिवाना क्षेत्र की गोलाकार पहाड़ियां हैं। चौथी विशेषता हमारी आ गई 56 की पहाड़ियां। 56 की पहाड़ियां कहाँ है? सिवाना। तो अपन लिखेंगे सिवाना की गोलाकार पहाड़ियां, सिवाना की गोलाकार पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां कहलाती है, कहलाती है। और इन गोलाकार पहाड़ियों में या इन पहाड़ियों में, इन पहाड़ियों में, इन पहाड़ियों में नाकोड़ा पर्वत है जिसमें प्रसिद्ध तीर्थ स्थल स्थित है। नाकोड़ा पर्वत है जिसमें प्रसिद्ध तीर्थ स्थल स्थित है। यानी ये जो 56 की पहाड़ियां हैं वो सिवाना की गोलाकार पहाड़ियां हैं और इनमें एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है नाकोड़ा और ये यहाँ पर स्थित है। ठीक है। 5 नंबर की अगर अपन बात करें तो यहाँ जालोर में अलग अलग आपको पहाड़ियां दिखाई देती है, जैसे इसराना भाकर, रोजा भाकर, है ना, और डेरा पर्वत, सुंधा पर्वत, ये सारी चीजें। तो वो भी अपन लिख लेंगे जालोर की पहाड़ियां, जालोर की पहाड़ियां। कई कई जो भूगोल वेता है वो अरावली में इसको शामिल करते हैं और अरावली में जो दक्षिण अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनमें भी ये जो इसराना भाकर, रोजा भाकर, डेरा पर्वत, इनको शामिल किया गया है। तो जालोर की पहाड़ियां जैसे डेरा पर्वत, उसके बाद में इसराना भाकर, इसराना भाकर, रोजा भाकर और सुंधा पर्वत, ये इन पहाड़ियों में, जालोर की पहाड़ियों में स्थित है। और 6 नंबर की इसकी विशेषता यह है कि जालोर, जालोर ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। ग्रेनाइट सिटी के रूप में, ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। यानी ग्रेनाइट सिटी के रूप में कौन जाना जाता है? जालोर जाना जाता है। और इस प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता यह है, इस प्रदेश की महत्वपूर्ण विशेषता, इस प्रदेश की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसकी नदियां, इसकी नदियां समुद्र तक जाती है, समुद्र तक जाती है या समुद्र में गिरती है। ठीक है। तो ये हो गया कौन सा प्रदेश? गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ी बोली बोली जा बेटे। ठीक है। और ये जो 56 की पहाड़ियां हैं गोलाकार पहाड़ियां हैं और थली और एक तरीके से काला भूरा डूंगर पाली इसका सीमांकन करता है। ठीक है।
ऊंचाई है वो 50 मीटर तक ऊंचाई है। क्यों? क्योंकि जो लूनी नदी है वो लूनी नदी अनेक धाराओं में बढ़ जाती है, ठीक है। और नदियों के अफवाह क्षेत्र में उसको अपन पढ़ेंगे। तो ये कौन सा प्रदेश हो गया भाई? हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। और ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वो 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चारों भागों के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। अब यहां पर ये 4 भाग होते ही हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो पार्ट है राजस्थान की, जो भौगोलिक प्रदेश में पहला जो पार्ट है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वो हमारा यहाँ पर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है भाई, है ना। और ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये 2 भागों में अलग अलग बांटा गया था, एक शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसको भी अलग अलग 2 भागों में बांटा गया था, एक बालू का स्तूप और एक बालू का स्तूप युक्त और एक बालू का स्तूप मुक्त, ठीक है। और उसके बाद में ये कौन सा प्रदेश हो गया? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो यहां पर अपन इस वीडियो को खत्म करते हैं या इस क्लास को यहीं पर अपन रोक लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो प्रदेश है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमने मैप भी बना लिया है। और मैप में भी अपन ने देख लिया कि भाई किस तरीके से इस प्रदेश की बसावट है या इस प्रदेश का फैलाव है, वो भी अपन ने मैप में देख लिया है, ठीक है। तो इनको याद करें, एग्जाम में यही क्वेश्चंस आते हैं। 3 घंटे की जो एग्जाम होती है उसमें हम 3 घंटे में क्या करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। याद सभी को रहता है, एक बार चाहे किसी को ही पूछ लेना, आप सभी बता देंगे कौन सी चीजें कहाँ पर है। लेकिन उन 3 घंटों में अगर हम जो ऑप्शंस देखते हैं उन ऑप्शंस में अगर अपन कुछ उल्टा सीधा कर लेते हैं तो वो हमारा जो सिलेक्शन है उससे अपने को दूर लेकर के चला जाता है। तो इस तरीके से ऐसा अपने को नहीं करना है। और ये हमारा कौन सा हो गया? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। आगे की क्लास में अरावली पर्वतमाला पढ़ेंगे, यानी हमारा जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और अरावली पर्वत जो माला है या अरावली पर्वत प्रदेश है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक हो गया हमारी उत्तरी अरावली, दक्षिण अरावली और मध्य अरावली। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी चोटियां किस चोटी से ऊंची है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मीटर में भी पढ़ेंगे, फुट में भी पढ़ेंगे। यानी गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो ज्यादातर आजकल फीट में पूछने लग गए और अपन मीटर ढूंढते रहते हैं वहां पर। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। और हाँ, इस चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे से आगे बढ़ाएं, ठीक है। धन्यवाद।